Come slowly. अ, जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन न्यूज़ भारती फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय के ऊपर मैंने बातचीत करनी है वो विषय है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म या लेफ्ट विंग टेररिज्म या नक्सलिज्म या माओइज्म। ये क्यों देश में हिंसाचार कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, अभी की फ़िलहाल की परिस्थिति कैसे है, आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम इसके साथ किस प्रकार से निपट सकते हैं। तो आज ये मेरा विषय होगा जिसमें मैंने बातचीत करने वाला हूँ। हम 40 से 45 मिनट बातचीत करेंगे और उसके बाद अगर आपसे कोई सवाल होंगे तो वो सवाल हम ले सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कि आज जो हमारा फेसबुक लाइव के अंदर आपसे बातचीत की, जिसके अंदर क्या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से हम किस प्रकार से निपट सकते हैं। ओके, मैं शुरुआत करता हूं। शुरुआत में पहले हम बातचीत करेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है, इसमें इसके पहले क्या हो गया है और इसके बाद क्या होने वाला है। ये सभी विषय के ऊपर तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसके साथ किस प्रकार से हम उससे निपट सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं आगे जाता हूँ और अभी आप मुझे फुल स्क्रीन पे देख पाएंगे। फुल स्क्रीन पे देख पाने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो क्योंकि आप मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप मुझे ज़रूर अच्छी तरह से
सुन पाएंगे। तो ये मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ से आपसे ये चीज़ शेयर करने वाला हूँ। और ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये हम 2 बार करेंगे। पहली बार हम ये देखेंगे कि फ़िलहाल की परिस्थिति क्या है, उन्हें मदद कौन करता है, मदद किस लिए करते हैं, वगैरह वगैरह। और उसके बाद दूसरे जो भाग होगा, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, इसके साथ हम किस प्रकार से निपट सकते हैं, क्योंकि निपटना उसके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उनके साथ निपट नहीं सकते हैं तो ये जो हिंसाचार है ये चलता रहेगा। इसलिए निपटना भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो अभी हम जो आगे मैं जा रहा हूँ कि चाइना का हमारे खिलाफ एक वॉर चल रहा है, जिस वॉर को आप बोल सकते हैं कि ये जो वॉर है ये 365 डेज का है। इसे आप हाइब्रिड वॉर बोल सकते हैं। लेकिन केवल हाइब्रिड वॉर बोलने से मतलब नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा कि हम उसके साथ किस प्रकार से निपट सकते हैं। तो मैं आगे जाता हूँ। चाइना का जो हाइब्रिड वॉर है, जिसके अंदर लद्दाख का स्टैंड ऑफ है, उसके सिवाय वो नक्सल्स को हेल्प कर रहे हैं, इसके सिवाय जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स हैं उसको मदद कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें समझ में आना चाहिए। जिसमें प्रोपेगेंडा वॉर है, जिसके अंदर जो दूसरा वॉर है इसे हम बोल सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन वॉर है। इसके सिवाय ये एक आपके साथ जो चल रहा है वो एक इसे साइकोलॉजिकल वॉर भी आप बोल सकते हैं। साइकोलॉजिकल वॉर के अंदर जो अलग अलग आह्वानें हमारे सामने आती है, इसके बारे में भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार से जो चाइना हमारे साथ जो लड़ रहा है, इस सब चीज़ के बारे में हम बातचीत तो करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो फोकस होगा, ये फोकस हमारा आज होगा इसके ऊपर कि इसके साथ निपटने के लिए हमने करना क्या चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सब समझ सकते हैं, लेकिन इशू यह है कि उसके साथ निपटे कैसे। हम आगे जाते हैं। आज ये वॉर पाकिस्तान के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। तो पाकिस्तान चाइना को मदद कर रहा है, 2 फ्रंट वॉर। आपने लेटेस्ट खबर सुनी होगी कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स लद्दाख में चाइनीज सोल्जर्स के साथ देखे गए थे। लेकिन मैं इससे इस तरफ से देखता हूँ कि पाकिस्तान की हमारे साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है। अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो वो क्यों इस प्रकार के पंगे ले रहा है। वो चाहता है कि कश्मीर के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर कुछ गड़बड़ शुरू हो, लेकिन उसमें भी उससे कामयाबी नहीं मिल रही है। तो ये इसलिए वो चाइना का मदद लेते हुए हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करना चाहेगा, जिसके सभी के बारे में हम जरूर बातचीत करेंगे। जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन है, जिसे हम इलीगल माइग्रेशन भी बोल सकते हैं, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इन्फिल्ट्रेशन है। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन जो चाइना का जो चल रहा है, इसके साथ हम किस प्रकार से निपटे, ये एक इश्यू है कि जिसके बारे में हमने बातचीत करना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज बात यह है कि इसका जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का जो वायलेंस चल रहा है, ये वायलेंस जो है, ये वायलेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो ये तो हम बातचीत करेंगे ही। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये वायलेंस को रोका कैसे जाए। तो मैं आगे जाता हूँ। बांग्लादेशी जो ये है अपना इलीगल माइग्रेशन, इसे काफ़ी कंट्रोल में लाया गया है, लेकिन जितना चाहे उतना कंट्रोल में ये नहीं आया है। अभी भी लगता है कि इसमें
और ज़्यादा सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो माइग्रेशन है ये रुक जाएगा। क्योंकि ये इस प्रकार का एक माइग्रेशन है कि ये एक इस प्रकार का माइग्रेशन है कि जो बिल्कुल ही रोकना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी देश में जो पॉपुलेशन है ये काफ़ी पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हुआ है, खास तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, तो इसे रोकने की ज़रूरत है। मैं आगे जाता हूँ। आज का मेरा विषय है नक्सलवाद या माओवाद, या उसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोला जाता है, या इसे लेफ्ट विंग टेररिज्म बोला जाता है। इनके बीच में क्या फ़र्क है? शॉर्ट में बातचीत की जाए तो नक्सलवाद इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये शुरू हुआ था नक्सलबारी जिले में, जो पश्चिम बंगाल में है। चारू मुजुमदार, कन्नू सन्याल, इन्होंने ये शुरू किया था। इनिशियली ये लेबर, लैंडलेस लेबर वर्सेस ज़मींदार, इस प्रकार की लड़ाई थी, लेकिन बाद में इसका स्वरूप काफ़ी बदला हुआ है। माओइज्म इसलिए कि इसके बारे में तो मैं बातचीत करने ही वाला हूँ कि ये क्यों माओइज्म है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ये नाम क्यों है? क्योंकि इस प्रकार के अलग अलग ग्रुप्स है, जैसे कि पीपल्स वॉर ग्रुप था, जैसे कि माओस कंट्रोल सेंटर जो बिहार में था, ये था। तो ये सब मिलके अभी जो इकट्ठे हो गए हैं, तो इस चैलेंज के बारे में हम जरूर बातचीत करेंगे। तो ये जो चैलेंज है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का, इसके साथ कैसे निपटा जाए, ये चैलेंज कितना सीरियस है? वैसे देखा जाए तो ये चैलेंज काफ़ी सीरियस है, क्योंकि इसमें आज तक हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग जख्मी हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो बर्बाद हो गई है। तो हम इसके बारे में तो बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आज के समय इसकी स्टेटस क्या है। अभी ये इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ये काफ़ी कम हो गया है। पहले 40% था, अभी 20% भी कम है। अभी अर्बन जो माओइस्ट है इनके खिलाफ भी अभी हमने काफ़ी सारी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अगर आप देखेंगे, रोज़ ही आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 8 एक्टिविस्ट थे उनके ऊपर खटला शुरू है, और इसमें से एक खबर ये भी आई थी कि उसमें से गौतम नवलखा है, उनका आईएसआई के साथ संबंध है। इस प्रकार का एक एफिडेविट जो हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने इसमें डाला हुआ है। तो ये तो अब देखेंगे ही ज़रूर, और ये उनका काम है देखना कि प्रूव करना कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तो अभी ये जो अलग अलग फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके थ्रू नक्सलिस्ट को सपोर्ट किया जाता है, जिसके अंदर होते हैं कुछ सपोर्टर्स होते हैं, कुछ एक्टिविस्ट होते हैं जो उनको मदद करते हैं, कुछ लॉयर्स होते हैं, क्योंकि इसके बिना ये लोग रह नहीं सकते हैं। तो इन सब के बारे में तो हम ज़रूर बातचीत करेंगे ही, लेकिन इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि इनके साथ हम किस प्रकार से निपट सकते हैं। तो ये इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे कि करना क्या है इनके साथ निपटने के लिए। तो हम अभी आगे जाते हैं। आगे जो है ये एक फिल्म हो गई थी इनके ऊपर, जिसमें रेड कॉरिडोर नाम की जो चीज़ है इसके बारे में बातचीत की गई थी, लेकिन अभी बातचीत ये हुई है कि अभी ये समझ में आ रहा है कि इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ये काफ़ी कम हो गया है। मैं आगे जाता हूँ। ये जो वहाँ के जो लोग हैं इनके ऊपर काफ़ी दबाव डालते हैं, तो लोगों को फोर्सफुली वहाँ पे आना पड़ता है। इसमें से मैं जो आपको अभी दिखा रहा हूँ ये एक ऐसा चीज़ है कि जिसके अंदर वो लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम आपको अलग अलग प्रकार से तंग
करेंगे। मैं आगे जाता हूँ। ये 21 सितंबर 2004 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट दिवस है इनके इतिहास में। इसमें जितनी भी अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी ये इकट्ठा हो गई और इन्होंने खुद को नाम दिया CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। यानी कि ये जो चाइना का हमारे खिलाफ जो एक वॉर चल रहा है ये उनके ये फुट सोल्जर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है मर्जर सेरेमनी। इसमें देखिए ये इनकी यहाँ पे पासिंग आउट परेड चल रही है। यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग जो है उनका रेड फ्लैग जो है इसके बाद उसको होइस्ट किया जा रहा है। उनके जो साथीदार है जो मारे गए हैं पुलिस के साथ मुठभेड़ में, उनको वो लीथ लेइंग कर रहे हैं और ये उनके सो कॉल्ड जो उनके सपोर्टर्स है ये उनके लिए एक सेमिनार वहाँ पे कर रहे हैं। अभी ये जो सेमिनार है देखिए ये सब फोटोग्राफी अवेलेबल है। तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या ये जो माओइज्म है ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये बैंड है तो इनको हम पकड़ क्यों नहीं पाए? क्योंकि हमारी उस समय की सरकार इतनी सॉफ्ट थी, उतनी कंफ्यूज थी कि उनको पकड़ा नहीं। ये सब फोटोग्राफ अवेलेबल है लेकिन वो कुछ पकड़ने के लिए उन्हें कोई भी तैयार नहीं था। अभी ये उनकी फोटोग्राफ देखिए। जनरली जो माओइस्ट होते हैं ये आम तौर पे आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे जंगल में, दंडकारण्य जोन इसे बोला जाता है। ये यूनिफॉर्म किस प्रकार का डालते ये देखते हैं। उनके पास जो वेपन्स है वो आप देख रहे हैं। इनके कुछ फोटोग्राफ आप जरूर देख लीजिए और इनकी जो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती है इसको आप जरूर देख लीजिए कि इसमें कि कुछ एक्टिविटी है कि जो एक्टिविटी वो करते हैं जिसे बोलते हैं कल्चरल प्रोग्राम, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप हमारे साथ रह जाओ, हम आपको बहुत ही अच्छा मदद करेंगे वगैरह वगैरह। ये एक ये कार्रवाई उनकी ज़रूर चलती है। इसके सिवाय जो उनकी दूसरी कार्रवाई जो चलती है वो ये कि इसके अंदर वो दूसरी कार्रवाई जो है ये इनका ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के अंदर वो क्या क्या करते हैं आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इसके सिवाय जो इनकी तीसरी जो कार्रवाई है वो है उनका जन अदालत। अभी जन अदालत क्या होता है? जन अदालत यानी कि जो लोकल कोर्ट है उसका उसके बारे में। तो ये जो लोकल कोर्ट है वहाँ पे जो झगड़ा होता है इनके बीच में, इस झगड़े को वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। अलग अलग एक्टिविटी देखिए, एक तो कल्चरल प्रोग्राम्स है, दूसरा जन अदालत है, तीसरा ट्रेनिंग है उनका अलग अलग प्रकार का। इसमें लेडीज़ भी शामिल है, इसमें युवक भी शामिल है। जब तक सवाल है इनका कि इन्होंने किस प्रकार से डैमेज हमारी सिस्टम को किया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो डैमेज उन्होंने जो हमारी सिस्टम को किया है वो काफ़ी है। हजारों करोड़ की जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की वो उन्होंने बर्बाद की हुई है। और इसके अंदर रेलवे स्टेशंस है, इसमें पुलिस स्टेशंस है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने इसमें बर्बाद की हुई है। तो अभी आप देखेंगे कि इसके सिवाय और ये जो क्या करते हैं, ये देखिए एक पुलिस की गाड़ी है जिसे उन्होंने उड़ाया है। इस पुलिस की गाड़ी को बोला जाता है कैस्पर, यानी कि ये एक इस प्रकार की गाड़ी है कि जो गाड़ी बिल्कुल जिसे बोलेंगे कि बुलेट प्रूफ है। यहाँ पे अगर सोल्जर्स इसके अंदर से जाते हैं तो वो बिल्कुल ही सेफ है। इसके बावजूद यहाँ पे जो इसके अंदर जो लोग थे वो मारे गए और काफ़ी लोग जख्मी हो गए। तो ये इससे आप देख सकते हैं
कि ये एक कितना कठिन प्रकार है जिससे हमारे जो पुलिस कर्मचारी है उन्हें इसमें लगना पड़ता है। तो इसके बारे में भी हम बातचीत जरूर करेंगे। कैस्पर, और ये जो कैस्पर गाड़ी है, अगर 40 से 50 किलो वजन का भी अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोजिव लगाते हैं तो इसे वो अच्छी तरह से वो उसे ये कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। तो फिर भी अगर इसमें ये इतने सारे लोग अगर मारे गए तो ऑब्वियसली जो एक्सप्लोजिव था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैं आगे जाता हूँ। ये है चंद्रबाबू नायडू जिनकी जो गाड़ी थी, इस गाड़ी को इन्होंने घात लगाया और इस घात में जो चंद्रबाबू नायडू थे ये बहुत जख्मी हो गए। तो ये जो अभी जख्मी हो गए तो अभी इसका क्या हालात है, क्या अभी वो इस प्रकार की जो कैजुअल्टीज चल रही है कि क्या इसे हम उसके अभी कम कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये चंद्रबाबू नायडू तो अभी खैर पावर में नहीं है, लेकिन बात यह है कि आज इस प्रकार की कैजुअल्टीज हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की होती है। आपको याद होगा कि कुछ देर पहले की बात है, कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो वहाँ पे ये थी लीडरशिप थी, ये लीडरशिप पूरी यहाँ पे वाइप आउट हो गई थी। तो देखिए कितना नुकसान ये करते हैं। उनकी गाड़ी, जो चंद्रबाबू नायडू की गाड़ी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसके बाद खुद चंद्रबाबू नायडू ये कर रहे हैं। इस प्रकार की कैजुअल्टीज अभी भी शुरू है। और ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अभी फिलहाल पावर में है झारखंड के अंदर। उनके भी जो एक नेता है वो भी उसमें मारे गए थे, जो उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो ये आप आगे जाइए। तो इस प्रकार की, यानी कि इनकी कैजुअल्टीज में पॉलिटिकल लीडर्स है, इनकी कैजुअल्टीज में पुलिस है, अर्धसैनिक दलों के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मारे गए हुए हैं। और अगर इसकी आप स्टैटिस्टिक्स चाहेंगे तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन पिछले 15 साल में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग इस हिंसाचार में मारे गए हैं। उसमें ज़्यादातर 40-50 हज़ार जो है वो सिविलियंस है जो क्रॉस फायर में अटक जाते हैं। 7-8 हज़ार हमारे जो पुलिस या अर्धसैनिक दलों के लोग हैं। इसके सिवाय जो नक्सलवादी या माओवादी है वो भी इसके अंदर है। तो ये अलग अलग प्रकार के लोग आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। नक्सलवादियों के पास हथियारों की अभी कोई कमी नहीं है। और लेटेस्ट खबर अगर आपने सुनी होगी, ये इसका कनेक्शन तो खैर था पाकिस्तान सीमा के साथ, जहाँ पे ड्रोन की मदद से, मैं रिपीट करता हूँ, ड्रोन की मदद से चाइना जो दहशतवादी कश्मीर में है उनको हथियार पहुँचा रहा है। क्योंकि वहाँ पे एलओसी के ऊपर फेंस लगा हुआ है, इस फेंस से क्रॉस करना आसान नहीं है, तो इसलिए ड्रोन की मदद से वहाँ पे हथियार पहुँचाए जा रहे हैं जो चाइनीज़ वेपन्स है। और ये वेपन खुल्लम खुल्ला, क्योंकि अगर चाइनीज़ वेपन है, चाइनीज़ राइफल है, तो और वो जो चाइना की जो कंपनी जिसे बनाती है उनका नाम भी उस पर नज़र आता है। तो ये इस प्रकार से ये क्यों दिखा रहे हैं? क्या वो जो स्टैंप है उस कंपनी का वो निकाल नहीं सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये बनाया हुआ है चाइना में, ये निकाल दो। लेकिन नहीं, वो खुल्लम खुल्ला आपको दिखाना चाहते हैं कि हम आपके दहशतवादियों को मदद कर रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंट्स है उनको मदद कर रहे हैं। इसके सिवाय ये नक्सल्स और माओइस्ट जो मेरा आज का विषय है उनको हम मदद कर रहे हैं। अभी ये देखिए, इसके अंदर जो उनके बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां है, इसके सिवाय उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए हैं बुलेट प्रूफ मोर्चे, जिसके पीछे रह के वो अपनी खुद का प्रोटेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार के देखो उन्होंने कितनी एडवांसमेंट की हुई है। और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारी महिलाएं भी शामिल है।
ये माना जाता है कि कम से कम 25% से 30% जो महिलाएं हैं इसमें शामिल है और ये बिल्कुल क्रॉस फायर में अटकी हुई है। तो इनको किस प्रकार से बचाया जाए, यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में हमने सोचना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर ये जो महिलाएं हैं इनको इस नक्सलवादियों से किस प्रकार से बचाया जाए, उनकी प्रोटेक्शन किस प्रकार से की जाए, ये मुद्दे आपको समझ में आने चाहिए। लेकिन जितनी सारी महिलाएं हैं इन्हें यहाँ पे आने के लिए फोर्स किया है। बहुत ही कम महिलाएं होंगी कि जो अपने आप से गई हुई है। आपको लेटेस्ट पता होगा कि कुछ महीने पहले जो इनकी सबसे बड़ी महिला लीडर थी नर्मदा का, वो उसने माओवाद छोड़ दिया क्योंकि उसको कैंसर हो गया। वो अभी ट्रीटमेंट के लिए वो आके पहुंची हुई है और जब वो ट्रीटमेंट के लिए आई थी तो उन्होंने मदद के वो आके पहुंच गई अपने इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो ये जो है इस प्रकार की महिला जो क्रॉस फायर में पहुंची हुई है, इसके बारे में हमने कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। ओके, मैं आगे जाता हूँ। आगे जो है आप देखिए उनसे कुछ डॉक्यूमेंट पकड़े गए थे। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है। आप में से कोई फौजी है तो ये समझ पाएंगे कि ये एक हमला करने का प्लान है। और ये देखिए कि हमला कैसे किया जाएगा, कंपनी कैसे प्लाटून एरिया से कैसे आएगी, हमला कैसे करेंगे, ये पूरा दिखाया हुआ है। और आपको ये समझ में आएगा कि ये एक बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हुआ प्लान है। इसलिए इनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है ये आप समझ सकते हैं। मैं आगे जाता हूँ। देखा जाए तो हर एक विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही बताने चाहिए, ताकि बाद में जब मैं दूसरी बार फ्राइडे को आपको शाम को बात करूंगा तो कुछ सवाल अगर आपसे है, कोई सुझाव आपसे है, तो हम उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। तो अभी हम किसके पर बातचीत करने वाले हैं कि अभी नक्सलवादियों की और माओवादियों की परिस्थिति किस प्रकार है, इनकी शुरुआत यानी कि जेनेसिस कैसे हुआ था, ये हमारे देश में क्यों फैला, इसके सिवाय उनका जो काडर है वहाँ पे कौन है, उनकी लीडरशिप में कौन है, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और ये ज़मीन जहाँ पे ये सब चल रहा है वो किस प्रकार से है, और इनकी जो लड़ने की पद्धत है वो कैसे है, उनकी जो अलग अलग टैक्टिक्स है, अलग अलग उनके जो दावपेच है वो कैसे है। इसके सिवाय ये 4-5 राज्यों में फैला हुआ है, ज़्यादा है। तो ये जो अलग अलग राज्य है उनकी रिस्पॉन्स ये किस प्रकार से है, हमारा अगर हमने इनके साथ निपटना है तो हमारी स्ट्रेटेजी किस प्रकार से होना चाहिए। अभी फ़िलहाल आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी इनके साथ अभी नहीं लगी है, यानी कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस आज नक्सलिज्म के साथ जो काम कर रहे हैं ये केवल पुलिस है या आर्म पुलिस है या अर्धसैनिक दल जैसे कि सीआरपीएफ है, जैसे कि उनके ये है अपना बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ है, कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ज़रूर है, कुछ सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इनके लोग हैं। इसके सिवाय उनके जो कुछ लोग जो है वो है जिसे बोलेंगे कि एसएसबी सीमा सुरक्षा बल। आपको पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ ये जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहा है। इसके सिवाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये ज़्यादातर बांग्लादेश सीमा के ऊपर रक्षण करने के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल जो है वो नेपाल सीमा पे भी काम करता है, नक्सलवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई करता है। तो ये यानी कि ये जो अर्धसैनिक दल है ये है, और इसे नाम दिया है ऑपरेशन ग्रीन हंट, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके सिवाय हम ये देखेंगे कि इस लड़ाई के अंदर
हम हवाई दल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स है, ड्रोन्स है, सैटेलाइट रेकी है, इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। नेवल एस्पेक्ट यानी कि क्या इंडियन नेवी इसमें कुछ काम कर सकती है क्या। शॉर्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि इस इलाके में काफ़ी जगह पे डैम्स है और काफ़ी जगह पे नदियों को पार करने के लिए बोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे इलाके में लास्ट टाइम सीआरपीएफ को मारा गया था, जो उन सीआरपीएफ ने करेक्शन जो ग्रेहाउंड नाम के आंध्र प्रदेश के बहुत बढ़िया कमांडोज थे, उनकी बोट के ऊपर हमला किया गया था। तो क्या नेवी वहाँ पे मदद कर सकती है, तो शॉर्ट आंसर है कि यस कर सकती है। इनकी अलग अलग जो स्टेट्स है उनके खिलाफ किस प्रकार की लड़ाई लड़ रही है, उन्हें प्रदेश से सपोर्ट मिल रहा है, खास तो चाइना से, पाकिस्तान से मिल रहा है और कुछ कंट्रियों से मिल रहा है, उसे कैसे रोका जाए। और इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंस बहुत ही कम है, तो इसे कैसे लाया जाए। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन या मीडिया के अंदर जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर कैसे नज़र दिया जाए। और ये जो अलग अलग जगह है जहाँ पे ये लड़ाई चल रही है, जंगल है, नाले है, नदियाँ है, इससे कैसे पार किया जाए। और ये जो अभी इसमें से काफ़ी सारे लोग अर्बन नक्सल्स बन के सिटीज़ यानी कि बड़े शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो उनके साथ कैसे निपटा जाए। ये जो अभी इलेक्शंस के अंदर ये क्या करते हैं, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये अलग अलग मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। कुछ साल पहले की बात है, 2014 की पहले बात है, ये वहाँ पे इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ा था और ये ऑलमोस्ट 40% एरिया को कवर करते थे। और इसे जो उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था उसे रेड कॉरिडोर के नाम से पुकारा जाता था। और रेड कॉरिडोर ये बोला जाता था कि रेड कॉरिडोर जो है ये शुरू होता था पशुपति जो नेपाल में है और वहाँ से वो तिरुपति तक जाता था, यानी कि ये नेपाल से शुरू होता था यहाँ से, और ये जो तिरुपति जो यहाँ पर है वहाँ तक जाता था। और ये ऐसा एरिया था जिसके बीच में से काफ़ी सारे नक्सल्स की मूवमेंट होती थी। लेकिन 2014 के बाद सिचुएशन काफ़ी बदली है। उसके पहले मैंने दो चीज़ों का ऊपर बात करना चाहिए। एक तो है ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट एक्चुअली ये नाम दिया था श्री चिदम्बरम जो गृह मंत्री थे 2009 के अंदर, और मेरे अगर मुझे डेट याद है तो 2009 में ये शुरू किया गया, क्योंकि चिदम्बरम ने ये देखा कि ये जो लोग है, ये जो पुलिस है, ये पुलिस बिल्कुल ही उनके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है नक्सलवादियों के साथ। तो इसलिए उन्होंने जो सेंट्रल फोर्सेस है, इन सेंट्रल फोर्सेस जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिसमें सीआरपीएफ है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल है, जिसमें सीआईएसएफ है, तो इनको इकट्ठा किया तकरीबन 2 लाख के आसपास, और इनको बोला कि आप अभी लड़ाई करेंगे, आप ऑफेंसिव कार्रवाई करेंगे। जो डिफेंसिव कार्रवाई है वो तो करेंगे जो वहाँ के पुलिस है वो, लेकिन ऑफेंसिव कार्रवाई में आपका वहाँ पे काम होगा। तो ये ऑफेंसिव कार्रवाई के लिए इनका इस्तेमाल करना शुरू हो गया। लेकिन बात यह है कि समझ में आना चाहिए कि नक्सलवादियों की संख्या उस समय कितनी थी। ये माना जाता था कि 8-9 हज़ार के आसपास इनकी संख्या थी। इसके बाद ये जब ऑपरेशंस शुरू हो गए, इसके बाद ये सब चीज़ें कम हो गई, और आज का हालात ये है, ये माना जाता है कि जो आम नक्सल्स है उनकी संख्या शायद 1000 से भी कम होगी। लेकिन है अभी उनके पास हथियार है, और उनके जो सपोर्टर्स है इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इनको पैसों की अभी कमी नहीं है, क्योंकि एक्सटॉर्शन वो काफ़ी करते हैं। इसके सिवाय रिक्रूटमेंट के लिए वो काफ़ी फैमिलीज़ को मतलब फोर्स करते हैं। जब तक सवाल है नेतृत्व का, उनके जो लीडरशिप है इसमें अभी कमी होना ये ज़रूर शुरू हो गया है। एक्चुअली मैं हर एक चीज़ के ऊपर कम से कम 10 मिनट बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं केवल शॉर्ट में आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप मुख्य मुद्दे समझे,
ताकि देश इसके साथ किस प्रकार से लड़ रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये जो मैप है यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेटली समझ में आ जाएगा कि हमारा जो स्टेट्स है अलग अलग प्रकार के, वहाँ पे उनकी स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स है वो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये देखिए जो लाल में दिखाए हुए जो स्टेट्स है ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट्स है। जो उसके बाद के जो स्टेट्स है अगर आप देखेंगे इस प्रकार का जो कलर कोड है जिसमें यूपी, ये जो एरिया अभी कम होके अभी तकरीबन 20% हुआ है। और नेक्स्ट मैप में मैं दिखाना चाहूँगा कि ये अभी केवल जो दंडकारण्य फॉरेस्ट है उसके अंदर और आसपास ये जरूर आपको वहाँ पे ये नज़र आएगा। मैं आगे जाता हूँ। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो अलग अलग स्टेट्स है वो किस प्रकार से लड़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि नक्सल्स की संख्या अभी 1-1.5 से ज़्यादा नहीं है। जो आर्म कैडर है, जो CAPF है यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, BSF, CRPF सभी शामिल है, आर्म पुलिस शामिल है, ये तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा है। यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस की संख्या काफ़ी है, लेकिन नेतृत्व आक्रामक नहीं है। ये लड़ने के लिए हिचकिचाते हैं और जंगल में जाने के लिए बहुत ही कम ही होते। दूसरा जो ये स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी है। अभी छत्तीसगढ़ का जो स्टेट है उन्होंने जो ऑफेंसिव ऑपरेशन जो थे इसे काफ़ी कम कर दिया है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वो भी लड़ना नहीं चाहती। बिहार के अंदर भी इनकी लड़ने की ताकत ही काफ़ी कम हो गई है। आंध्र प्रदेश में मात्र मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशंस यहाँ पे हुआ है जो अभी भी चल रहा है। लेकिन जब से ये सरकार बदली हो गई है, चंद्रबाबू नायडू चले गए, उसके बाद जगनमोहन रेड्डी स्टेट 2 हिस्से में बांट गया, तेलंगाना बन गया और आंध्र प्रदेश बन गया, तो वहाँ पे ये जो उसकी जो इंटेंसिटी है ये काफ़ी कम हो गई है। और अगर आपने आज का ही पेपर देखा होगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई ज़्यादा नहीं करना चाहती, और आज के ही न्यूज़पेपर में आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि इसके अंदर TRS जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका ही कुछ जो सपोर्टर्स है ये मारे गए। तो यानी कि सभी पार्टीज को समझ में आना चाहिए कि ये जो अगर वो इकट्ठा होके ऑफेंसिव कार्रवाई नहीं करते तो इसके ऊपर आप बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट मुद्दा है नक्सलवाद या माओइज्म और ट्राइबल्स। आप देखेंगे कि इसका जो संबंध है वो ट्राइबल से काफ़ी है। ट्राइबल्स आमतौर पे फॉरेस्ट में रहते हैं, उसे हम आदिवासी बोलते हैं या उसे हम वनवासी भी बोल सकते हैं। और ये जो 4 बड़े स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, जहाँ पे ट्राइबल्स की संख्या काफ़ी है। और ये जो ट्राइबल्स है मतलब जहाँ नक्सलवाद कहाँ पे फैला है, जहाँ पे ट्राइबल्स की संख्या ज़्यादा है और जहाँ पे फॉरेस्ट काफ़ी है, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं होगा तो ये लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो फॉरेस्ट और ट्राइबल्स इनके साथ इनका संबंध काफ़ी है। अभी इसमें देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ट्रेडिशनली ये जो एरिया है ये काफ़ी पॉवर्टी में रहा हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पैसे इसमें डालने शुरू कर दिए हैं, तो शायद ये अभी ज़्यादा अच्छी तरह से इनके खिलाफ की लड़ाई शुरू होगी। लेकिन ये अभी प्रॉब्लम यह है कि जो नक्सलवादी है डेवलपमेंटल एक्टिविटी को वो ट्राइबल्स के पास नहीं पहुंचने देते। ये जो अभी आपके सामने जो स्लाइड आई है, इस स्लाइड के अंदर आप देख पाएंगे या आप समझ पाएंगे इनका इतिहास। 1967 में ये जो मूवमेंट है ये नक्सलबारी ज़िले में शुरू हो गई थी। आपको याद होना चाहिए
कि 1971 में ऑपरेशन स्टीपल चेस नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसके अंदर हमने इसके अंदर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। और आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी का इसमें इस्तेमाल हुआ और इनकी कमर टूटी गई। इसके बारे में इंडियन आर्मी के इतिहास में भी आपको एग्जैक्टली किस प्रकार से ये ऑपरेशन हुआ था ये समझ में आएगा। इसके बाद 71 के बाद तकरीबन 1986 तक ये बहुत ही लो लेवल पे रहा, क्योंकि आर्मी ने उनकी कमर तोड़ दी थी। लेकिन 87-88 के बाद ये मूवमेंट फिर शुरू हो गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 86, 87, 88 ये जो समय है जहाँ पे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है ये काफ़ी ख़राब हो गई थी। आपको याद है कि कश्मीर में तभी बहुत ही वायलेंस शुरू हो गया था 84 के बाद। नक्सलवादियों का या माओवादियों का भी वायलेंस काफ़ी इससे शुरू हो गया। और इसके बाद जो अलग अलग प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ती रही, और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच लिया इनके खिलाफ। इसलिए वो कुछ मतलब कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं हो रही थी, इसलिए वो बिल्कुल ही इसे रोकने में नाकामयाब हो गए थे। मैं आगे जाता हूँ। अलग अलग स्टेट्स के अंदर इनका जो तरीका था जिससे वो आगे बढ़े, ये कारण अलग अलग थे। बिहार में कास्ट वॉर था, लैंड कंट्रोल एक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करना, मिनिमम वेजेस, और नेपाल इसलिए कि पास में है इसलिए बिहार में ये ज़्यादा तरह से बढ़ गया था। इसके सिवाय अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में यहाँ के जो ट्राइबल्स थे, ये ट्राइबल्स के कारण कुछ बढ़ गया। कुछ उसके बाद मिनरल वेल्थ के ऊपर काफ़ी सारा गड़बड़ चल रहा था। तेंदुए लीव्स, टिम्बर माफिया, इन्होंने मदद की। मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे थे। पॉपी कल्टीवेशन यानी नारकोटिक्स कल्टीवेशन, ये सब कारण थे जिससे ये स्प्रेड हो गया। जब तक सवाल है ओडिशा का, वहाँ पे ट्राइबल्स को निगलेक्ट किया गया था, और आंध्र प्रदेश साथ में होने के कारण यहाँ पे ये बढ़ गया। यूपी में कास्टिज्म बहुत प्रॉब्लम थी, ज़मींदार बहुत थे, आईएसआई के सेल वहाँ पे काफ़ी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वहाँ पे काम करते थे। आंध्र प्रदेश में लैंड लेबर्स का जो नंबर था ये काफ़ी था। तो अभी आप देखेंगे ये सब अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये इसके पीछे चाइना है, इसके पीछे मतलब जो हम फॉल्ट लाइन है वो तो हमारी है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने ही हमारे लोगों की तरफ जिस प्रकार से दिखना चाहिए उस प्रकार से देखा नहीं है। और हमारा जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट का जो चलाने का तरीका है, गवर्नमेंट के जो अलग अलग फ़ायदे होते हैं वो कॉमन आदमी के पास, कॉमन ट्राइबल के पास जिस तरह से पहुंचने चाहिए थे उस तरीके से नहीं पहुंच रहे थे। तो इसलिए ये बढ़ता रहा। लेकिन सितंबर 2004 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे तकरीबन 35 अलग अलग ग्रुप्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के इकट्ठे हो गए, और वो CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट बन गए। इसमें दो ग्रुप बहुत बड़े थे, एक था पीपल्स वॉर ग्रुप और दूसरा था माओइस्ट कंट्रोल सेंटर, और इसके सिवाय छोटे जो ग्रुप थे वो काफ़ी थे। तो ये मैं अभी आपको ये सब चीज़ें इसलिए बताया कि आपको इसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट फ्राइडे को आपको मिलूँगा, तब हम अलग अलग स्टेट्स में किस प्रकार से कार्रवाई चल रही है इसके बारे में बात करेंगे, अर्बन्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ये माओइस्ट की आइडियोलॉजी क्या है इसके बारे में बात करेंगे, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका जो उनके जो अलग अलग आर्म विंग है वो कैसे काम करते हैं, उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस किस प्रकार से काम करती है, पब्लिसिटी किस प्रकार से काम करती है, उनके लड़ने के तरीके क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये देखिए उनकी जो आर्मी है इसे वो PLGA बोलते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी।
अभी आप सोचेंगे कि ये पीएलए ये क्या प्रकार है। अभी आप चाइना के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा जानते हैं। चाइनीज आर्मी को पीएलए बोला जाता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो इसीलिए इन लोगों ने भी, ये नक्सलवादियों ने, माओवादियों ने भी अपना नाम लिखा है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ठीक है, ये मतलब ये चाइना इनको मदद करता है, चाइना का सपोर्ट है। और अगर आपने मेरी किताब की हेडिंग पढ़ी होगी, ये किताब है, ये प्रॉक्सी वॉर चाइना आपके खिलाफ चला रहा है। कारण सिंपल सीधा है कि वो आपकी सेंट्रल इंडिया में वायलेंस को बढ़ाना चाहता है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होने देता, ताकि क्योंकि डेवलपमेंट होगी वहाँ पे मिनरल्स बहुत है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ सकती है, वहाँ पे माइनिंग अच्छी तरह से हो सकता है, वहाँ पे रास्ते बन सकते हैं लेकिन उनका उद्देश्य बिल्कुल सीधा और साफ है कि आपके एरिया में प्रोग्रेस नहीं होने देना। और देखिए कि इनको किसी ने समझाना चाहिए कि भैया आप अपना नाम तो कम से कम इंडियन रखो, लेकिन उन्होंने नाम चाइनीज़ के मुताबिक रखा हुआ है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो इनकी अलग अलग फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि खाने वाले दांत अलग होते हैं, दिखाने वाले दांत अलग होते हैं। और अभी एक हमारे सरकार ने FCRA बिल पास किया है, जिसके अंदर काफ़ी फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आ रहे थे इनके लोगों को मिलते थे, तो इसे अभी बंद करने में हमें काफ़ी आसानी मिली हुई है। इनका इंटेलिजेंस कैसे है, अलग अलग लोग उनको किस प्रकार से मदद करते हैं, इनके नाम आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और उसके बाद मैं बताऊँगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है इसे रोकने के लिए। इसमें शॉर्ट में ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी तो हमेशा अच्छी ही होती है, लेकिन की है इम्प्लीमेंटेशन, इसके ऊपर हम किस प्रकार से अमल बजावनी करते हैं। आज आप जो अर्धसैनिक दलों को बोलते हो जंगल में जाओ कुछ करो, लेकिन अगर वो जाने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें में बात करेंगे। इंटेलिजेंस चैलेंजेस क्या है, CRPF का इंटेलिजेंस कैसे है, हम ड्रोन सर्वेलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, हम टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस कम कर सकते हैं क्या, UAVs यानी अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, इनका इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेसेस क्या है, इनके साथ हम किस प्रकार से निपट सकते हैं, ये सभी चीज़ों की हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा कि हम इनके साथ किस प्रकार से डील करेंगे। अभी आप इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन देखें कि पॉलिट ब्यूरो है, सेंट्रल कमेटी है, 4 रीजनल ब्यूरोज़ है, जिसमें एक ईस्टर्न ब्यूरो है जो ईस्ट के स्टेट की तरफ देखता है, ये देखिए ईस्टर्न ब्यूरो, उसके बाद एक है सेंट्रल ब्यूरो, उसके बाद एक है नॉर्दर्न ब्यूरो, एक है साउथ वेस्टर्न ब्यूरो। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सब लोग हैं, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बढ़िया है, ये समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आगे जाता हूँ। इनका सेंट्रल लीडर कौन है, तो सेंट्रल लीडर एक्चुअली जो सीनियर मोस्ट लीडर, इसमें कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है। जो उनका सबसे सीनियर था वो था, उसका नाम था गणपति, लेकिन अभी माना जाता है कि गणपति बूढ़ा हो गया, इसलिए वो भाग के फिलीपींस में शायद चला गया है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आ रही है। और अभी उनका लीडर जो उनका PLA है, उनका जो बॉस है, वो उनका लीडर बना हुआ है। और इनके जो जितने भी ओल्ड लीडरशिप है, ये बूढ़े हो गए हैं, इसलिए वो आगे उनकी रिप्लेसमेंट उनको कोई नहीं मिल रही है। यहाँ की ज़मीन कैसे है, जंगल है, रास्ते ठीक नहीं है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अभी ये एक लास्ट मैप दे के मैं रुकूंगा, क्योंकि अभी समय ख़त्म होने का आया है कि ये अभी इसको बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट रिवोल्यूशनरी जोन, या ये मैप आपको अभी ज़्यादा एक्यूरेटली बता सकता है कि नक्सल का जो कोर है वो है आबूशमार जंगल में, और पूरा जो दंडकारण्य लिबरेटेड जोन है यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी है। और ये जो सरंदा फॉरेस्ट है यहाँ पर भी उनका इन्फ्लुएंस है। और अभी नेपाल में जो माओइस्ट थे, प्रचंडा जो उनका लीडर था, वो अभी सरकार में शामिल हुआ है। अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। कुछ लोग सोचते हैं कि चाइना नेपाल की मदद लेते हुए हमारे खिलाफ
थर्ड फ्रंट खोल सकता है, तो उसका कोई ज़्यादा डर नहीं है। नेपाल में वो लड़ने की क्षमता नहीं है। लेकिन जहाँ पे वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो माओइस्ट को मदद करना। तो इन सब के ऊपर हम बातचीत करेंगे। ये उनकी फ़ोटोग्राफ देखें। मैं आपको अभी रुकता हूँ और हम अभी आएंगे। जब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब हम देखेंगे कि उनको माओइज्म के खिलाफ हमने क्या कार्रवाई करनी चाहिए, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जो है इसके ऊपर क्या करना चाहिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर हमने क्या करना चाहिए, और मिलिट्री लेवल के ऊपर हमने क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें के बारे में हम बातचीत करेंगे। और इसके बाद अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल लेवल के ऊपर क्या बातचीत होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने बातचीत करनी है सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे, तब क्या बात करनी चाहिए। इसके सिवाय जब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ अगर आपने लड़ना है तो हमने क्या करना चाहिए। इसके सिवाय अगर हमने उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स करनी है तो क्या करना चाहिए। ये सभी चीज़ों के बारे में हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मिलिट्री स्ट्रेटजी ये इम्पॉर्टेंट है। और ये सब इकट्ठा अगर होता है तो ही हम जो उनकी अलग अलग प्रकार की लड़ने की क्षमता है ये कम कर पाएंगे, और कुछ सालों में हम इनको ऊपर जरूर जीत पा कर सकते हैं। लेकिन अगर अगले 2-3 साल के अंदर अगर ये जो पैरामिलिट्री फोर्स, ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है और पुलिस है, अगर इसके ऊपर उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हमने क्या करना चाहिए। तो मेरा खुद का मानना है कि ज़रूरत पड़े तो हम इंडियन आर्मी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे 1971 में हुआ था और उनकी कमर तोड़ दी गई थी, तो ये अभी भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं गवर्नमेंट के पास। तो मुझे भरोसा है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर बातचीत करते रहेगी। और लेकिन हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए